जय हिंद फ्रेंड। आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। सभी आर्टिकल देखेंगे इसमें, थ्योरी, फुल डिटेल और एमसीक्यू के साथ हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो जो अनुच्छेद आपके एग्जाम में आ सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्वेश्चन है सभी इसमें हम देखेंगे। ठीक है, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम इसमें देखेंगे अनुच्छेद 14, 18, 32, 129, 226, 131, यानी कि इसके अलावा सभी हम अनुच्छेद देखेंगे, हर एक टाइप का अनुच्छेद देखेंगे और डीपली में एनालिसिस करेंगे। और साथ साथ इसमें संविधान का प्रारूपण भी देखेंगे, पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जानेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, संघ का राष्ट्रीय ध्वज के भी बारे में जानेंगे, अंतिम दस्तावेज कब पास हुआ था, किसने किया था, इस भी दे जानेंगे, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था, किसने किया था, और अनुच्छेद धन विधेयक, इससे संबंधित सभी हम देखेंगे। यानी कि सोच लीजिए कि पूरा थ्योरी के साथ फुल डिटेल और एमसीक्यू साथ हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली फ्रेंड। चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर के साथ उसका एनालिसिस देख लीजिए, पूरा डीपली में हम एनालिसिस करेंगे जो कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? तो इसका राइट आंसर कहा जाएगा अनुच्छेद 23 to 24, यानी ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23 और 24 में ये कहा गया है कि शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया डायरेक्टली। अब इसके बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, पूरा डीपली में हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 में शोषण के खिलाफ का मौलिक अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 23 में मनुष्य और अन्य समान रूप से मजबूर श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने से नहीं रोक सकता है, और ऐसी सेवा लागू करने से राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग, उनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, आगे अनुच्छेद दिया है, अनुच्छेद 24 के बारे में क्या कह रहा है, किसी भी कारखाने या खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों 14 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगाना है। ये अनुच्छेद 24 में ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 14 कहता है, क्या कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है और कानून समान संरक्षण का हकदार है। अनुच्छेद 18 में कहा गया है, सैन्य और शैक्षणिक को छोड़कर सभी सभी उपाधियों को समाप्त करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को ये 6 मौलिक स्वतंत्रता गारंटी भी देता है। ठीक है, आगे दिया है यहाँ पे अनुच्छेद 22 में हम देखते हैं क्या करें। अनुच्छेद 22 मनमानी गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि आप मनमानी गिरफ्तारी किसी को भी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करना है। ये आर्टिकल 30 में कहा गया है। तो सभी इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन तो सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ से सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे, आप इसे जरूर रीड कर लेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडलों के संविधान का प्रावधान है? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों में विधानमंडल के संविधान में का प्रावधान है? ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 में, आर्टिकल 168 में कहा गया कि विधानमंडल संविधान का प्रावधान है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर हो गया। अब इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। अनुच्छेद 168 के तहत राज्यों में विधानमंडल का सम्मान है। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 168 में ही कहा गया है, अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा जिसमें राज्यपाल अनिवार्य होगा। ठीक है, आगे दिया है यहाँ पे 28 राज्यों में केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश विधानसभा विधायिकाएं हैं। शेष राज्य में एक सदनीय विधायिका है सिर्फ। अन्य राज्यों में एक सदन होता है। एक राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक राज्य के विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होता है। एक राज्य के विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, पहली विधान परिषद और दूसरी विधानसभा। पहली विधान परिषद, दूसरी विधानसभा, जहाँ केवल सदन होता है, विधानसभा के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है धन विधेयक को पारित करता है? तो आर्टिकल 110 में, यानी कि आर्टिकल 110 में कहा गया है कि ये धन विधेयक को क्या करता है? परिभाषित करता है। देखते हैं इसके बारे में अब हम यहाँ पे। धन विधेयक को भारत के संविधान का अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को केवल एक मंत्री द्वारा ही पेश किया जा सकता है। इसे राज्यसभा या विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। इसे केवल लोकसभा में राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा के साथ पेश किया जा सकता है। राज्यसभा को लोकसभा द्वारा पारित और पारित धन विधेयक को उसी प्राप्ति के तारीख 14 दिन के अवधि के भीतर वापस करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पॉइंट दिया यहाँ पे, धन विधेयक को केंद्र सरकार में केवल लोकसभा और राज्य सरकार दोनों मामलों के लिए केवल विधानसभा में सदनीय, विधानमंडल और एक सदनीय दोनों में पेश किया जाता है। मेन रूप से ये जान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? कौन सा जो अनुच्छेद है धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका राइट आंसर अनुच्छेद 26 में कहा गया है। धार्मिक मामलों के प्रतिबंधन अनुच्छेद 26 में ये बात कहा गया है। हम देखते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रतिबंध स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 26 में भी कहा गया है भारत के नागरिकों विदेशों के लिए उपलब्ध है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित किया गया है। यानी भारतीय संविधान धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 26 एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्म समूह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान की स्थापना और रखरखाव की अनुमति भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च जो न्यायालय है किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 32 देखते हैं अब इसके बारे में। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है, जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी समान अधिकार दिए गए हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? बताइए, आप लोग अगर जानकारी होगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कर रहे हैं संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? तो 10वीं अनुसूची में ये बात कहा गया है कि दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में प्रावधान करना, यह संविधान की 10वीं अनुसूची में ये बात कही गई है। वही दिया यहाँ पे, हाल ही में विधायक आयोग कार्यवाही पर गोवा विधानसभा अध्यक्ष की सर्वोच्च न्यायालय की नोटिस संबंधी में हाल ही में 10वीं अनुसूची के समाचार में ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रारूप समिति में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया? प्रारूप समिति में भारतीय संविधान का पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में ये पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रारूप समिति भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत संविधान द्वारा नियुक्त एक समिति थी। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की, जिन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार भी माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कौन है? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, प्रारूप समिति में अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे और यह संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी था, जो भारतीय लोगों के आकांक्षाओं और मूल प्रतिबंधित करेगा। भारतीय संविधान का पहला मसौदा फरवरी 1948 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति द्वारा प्रकाशित किया गया। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ध्यान नाम दिखेगा, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर
एन गोपालास्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सालुद्दा, बी एल मित्तल और डी पी खेतान प्रारूप 7 सदस्य थे। नाम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको वीडियो कैसे लग रही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है पहले और देखते हैं। उद्घाटन 30 अगस्त 1947 को आयोजित की गई थी। 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप समिति द्वारा जारी किया गया था। लगभग 8 महीने तक इस प्रारूप की विवेचना की गई। 1947 में इसकी स्थापना हुई। 2 साल 11 महीने और 18 दिन समय का प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का संपूर्ण प्रारूप तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का हुआ गणतंत्र रूप में जाना गया। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? भारतीय संविधान की जितने भी मूल प्रतियां हैं किस भाषा में लिखी गई? तो भाषा में लिखी गई है, एक हिंदी भाषा में लिखी गई है और एक इंग्लिश भाषा में लिखी गई है। ये दोनों भाषा में अवेलेबल है। ये भारत संविधान के मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में ये लिखा गया है। देखते हैं यहाँ पे, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। भारत के मूल संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सुंदर सुलेख के साथ प्रवाहित इटैलिक शैली में हस्तलिखित किया था। शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को सुबोधित और सजाया गया। हिंदी और अंग्रेजी में लिखे गए भारतीय संविधान के मूल प्रतियां भारत की संसद पुस्तकालय में विशेष हीलियम से भरे डब्बे में रखी जाती थी। आगे देखते हैं। 448 अनुच्छेदों, 25 भागों और 12 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया की संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो सब एक लिखित संविधान है। कैसा है? ये लिखित संविधान है भारत का संविधान। आगे दिया है यहाँ पे, संविधान सभा जो पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिली थी, को अंतिम मसौदे के साथ आने में ठीक 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। जब मसौदा तैयार किया गया तब बहस और चर्चा के लिए रखा गया, तो अंतिम रूप से यानी संविधान का प्रारूप अंततः 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। पंचवर्षीय योजना के अवधारण सोवियत संघ से ली गई थी। पंचवर्षीय योजना का अवधारण सोवियत संघ से ली गई थी। निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए थे। आगे देखते हैं। हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता और समानता बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान द्वारा ही अपनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया जाता है? भारत की संविधान सभा का गठन कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा ये गठित किया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। इस विधानसभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप में चुना गया था, जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल हस्तांतरित वोट को विधि द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार घटक विधानसभा का विचार प्रस्तावित किया। आधिकारिक मांग के रूप में कांग्रेस पार्टी 1935 में यह मांग उठाई। अगस्त 1940 में अंग्रेज ने इसे प्रस्तावना का स्वीकार किया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत घटक विधानसभा गठन के लिए चुना गया। ठीक है, अब इसके बारे में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देखते हैं। इसमें 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार घटक विधानसभा का विचार प्रस्तावित किया था। पहली बार एम.एन. रॉय ने। ठीक है, अगस्त 1940 में अंग्रेज ने इसे प्रस्तावना का स्वीकार किया। 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत घटक विधानसभा के गठन के लिए चुनाव हुआ था। ध्यान रखिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बहुत ही। हाँ, यहाँ पे प्रारंभ में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। 389 थी और कुछ मेंबर्स जो पाकिस्तान में चले गए थे, इसलिए कम यहाँ पे सदस्यों की संख्या बच गई थी। आगे देखते हैं। यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और इसके उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। बी.एन. राय संवैधानिक सलाहकार थे। पहली बार 9 दिसंबर 1946 को विधानसभा की बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संघ का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे अंतिम दस्तावेज में 22 भाग 395 लेख और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी। विधानसभा में 11 सत्रों के लिए बैठक की गई थी। अंतिम सत्र 14 से 26 नवंबर 1949 के दौरान आयोजित किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। कब ये? तो 24 जनवरी 1950 को। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में आरक्षित सीट 47 है। ठीक है। लोकसभा का निचला सदन माना जाता है। लोकसभा को निचला सदन माना जाता है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 41 है। 15वीं लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट 41 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 47 कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में कौन सा घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय एक रिकॉर्ड न्यायालय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे 25 जनवरी 2020 तक भारतीय संविधान में 104 संशोधन किए गए हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया। दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान 22 भाग 395 लेख और शुरुआत में 8 अनुसूचित शामिल थी। अब भारत के संविधान में 25 भाग 12 अनुसूची और 448 लेख हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कमेंट करेंगे। धन्यवाद।